हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 शारीरिक में आप देख रहे होंगे। कल तक मैंने जो आपको सिखाया था 3 गुणा 3 कोटि के शारीरिक का प्रसार, वहाँ तक मैंने सिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको सिखाया सारूस चित्र द्वारा कैसे हम गणना करते हैं, कैसे हम प्रसार करते हैं। एक प्रसार वो था जो पंक्तियों स्तंभों से करते हैं, दूसरा सारूस चित्र के द्वारा, और तीसरा एक और है शारीरिक का प्रसार, उसके सैकंडों। कल हमने नया टॉपिक आपको पढ़ाया था शारीरिक, किसी शारीरिक के उपशारीरिक माइनर्स एंड सहखंड को फैक्टर्स। कल मैंने सिखाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा चीज़ है जो चैप्टर नंबर 5 में आपको याद करनी, मतलब याद रखनी पड़ेगी, बिना उसके हमारे सेकंडज प्राप्त नहीं होंगे। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये भी एक प्रसार है, अर्थात 3 तरह से हम शारीरिक का प्रसार कर सकते हैं। जो तुम्हें इजी लगे उससे करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। शारीरिक का यदि डेल्टा बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो आप देखेंगे ये 3 गुणा 3 का एक शारीरिक इस प्रकार है। तब मान अवयव Aij, स्मॉल Aij का जो सेकंड होता है वो कैपिटल Fij माना है। इसी प्रकार A11 का F11, A12 का F12, इसी प्रकार A21 का F21, A31 का F31, यानी कि सभी के हो गए। तो यहाँ पर जो नियम होता है डेल इक्वल टू किसी एक पंक्ति, मान लीजिए प्रथम पंक्ति R1 की बात कर ले, R1 के अवयव, R1 के अवयव। यदि हमने R1 के अवयव लिए तो आप देख रहे होंगे R1 के अवयव क्या, A11 A12 A13, तो उसके संगत सेखंडों के गुणन के योग के बराबर होता है। तो A11 तो F11, A12 तो F12, A13 तो F13। यहाँ R2 के अवयव, किसके अवयव लिए, R2 के अवयव, और यहाँ किसके अवयव लिए, R3 के अवयव। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे A21 F21 A22 F22 A23 F23, ऐसे ही A31 F31 A32 F32 A33 F33। अर्थात इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, ये बात समझ में आ गई। मतलब जिस पंक्ति के अवयव लेंगे उसी के संगत उसके सेखंडों का गुणा करके योग कर दिया जाता है, जो शारीरिक के मान के बराबर होता है। वही मैंने यहाँ लिखा है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यही यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, ये देखिए मैंने तीनों के लिए यही आप स्तंभ ले सकते हैं, जैसे A11 F11, A21 F21, A31 F31, ऐसे ही दूसरे के, ऐसे तीसरे का। तो अर्थात उसी शारीरिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के, यानी कि उसी पंक्ति के अवयव और उसी के संगत सेखंडों के गुणन के योग के बराबर होता है, शारीरिक का मान कहलाता है, शारीरिक का प्रसरण कहलाता है। ये एक तरीका है। तो अतः स्पष्ट होता है किसी शारीरिक का मान उसके किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों एवं उनके संगत सेकंडों के गुणन के योग के बराबर होता है। अदरवाइज हमने लिखा अन्यथा शून्य होता है। ये अपना एक गुणधर्म है जो अभी आगे आएगा, वो गुणधर्मों में मैंने लिख दिया अन्यथा शून्य होता है। इसका मतलब मान लीजिए पहली पंक्ति के अवयव है, समझा मैं अभी दे रहा हूं, फिर वहां गुणधर्म में लिखाऊंगा। तो मान लीजिए ये पहली पंक्ति के अवयव लिए और सेकंड ले रहे तुम दूसरी के या तीसरी के, तो इस तरह से उसका जो वैल्यू होगी, शारीरिक का प्रसरण जो होगा या मान होगा वो शून्य होता है। मैंने लिख दिया अन्यथा शून्य होता है, इसके अतिरिक्त जो भी होंगे वो सब शून्य होंगे। दैट क्लियर। तो हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 के लिए, ठीक है ना। तो इसके हम दृष्टांतीय उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दृष्टांतीय उदाहरणों में आप देखेंगे, दृष्टांतीय उदाहरण। अच्छा, एक काम करते हैं, हम पहले इसी का एक उदाहरण दे देते हैं। सबसे बेहतर तरीका है उदाहरण नंबर 6, जिससे आपकी समझ में भी आ जाएगा और क्लियर कट हो जाएगा। तो शारीरिक A बराबर एक शारीरिक लिया गया है 241 852 एंड -1 3 और 7। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी एक ही सवाल में, बहुत सारी चीज़ें। तो इसने पूछा है हो तो दूसरी पंक्ति के सभी क्या उपसारणिक एवं सेखंड, उपसारणिक एवं सेखंड लिखिए। ठीक है, उपसारणिक एवं सेखंड लिखिए, एवं सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिए, यानी कि डेल्टा, यानी कि एक तरीके से सारणिक का मान भी पूछा गया।
तो सबसे पहले दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति के अवयव ले लो। तो दूसरी पंक्ति के अवयव क्या होंगे? अवयव को एक तरीके से लिख लो पहले, A21। पहला अवयव क्या होता है? A21। मैंने आपको जैसे लिखा यहाँ A21 कितना हो गया? 8, A22 कितना हो गया? 5, और A23 कितना हो गया? 2। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको क्लियर कट निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनके उपसारणिक। तो 8, सबसे पहले अवयव 8 का उपसारणिक हिंदी में लिख लो F21 और फिर इसमें लिख लो। तो 8 का उपसारणिक, तो आप देखेंगे मैंने बताया 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये सप्रेस हो जाएगी और ये सब क्या बचा? 4137। ओके, तो जैसे ही मैंने किया 7 4 जा 28 और माइनस के 3, ठीक है, तो ये कितना आ गया? 25। F21 हो गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? F22 क्या होगा? F22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये सप्रेस हो गया, ये सप्रेस हो गया, ये और ये ध्यान देना, ये और ये 21, ये और ये 21 माइनस 1 7। ओके, 21 माइनस 1 7। तो यहाँ पे कितना है? 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ गया? 15। और F23 अगर हम बात करें F23, तो F23 क्या होगा? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये सप्रेस हो गया, ये सप्रेस, ये हट गए, तो 2 4 माइनस 1 3, 2 4 माइनस 1 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूना 6 प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, तो ये क्या आ गए? उपसारणिक। अब हम क्या निकालेंगे? सहखंड। क्या निकालेंगे? सहखंड। आप देखते चलना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है। अब निकालेंगे सहखंड। तो जैसे ही हमने सहखंड की बात की, तो सॉरी, ये हमारा A21 होगा, उपसारणिक है ना, A21, A22 और A23। ओके, अब सहखंड क्या होता है? Fij बराबर -1 प्लस j और Aij। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसमें निकालेंगे तो F21, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पर 2 + 1 नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू तो हमारी निकली आई A21 की, कितनी आई? तो -25। और F22 हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो कितना आ गया? 15। और F23 फिर से नेगेटिव होगा तो कितना हो गया? 10। अगर ये पहले से नेगेटिव होता तो ये प्लस हो जाता, नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देख लिया करो, तो डायरेक्टली आ गया। इसलिए अब सारणिक का मान, अब तुमने क्या किया? जिस पंक्ति को लिया, तो दूसरी पंक्ति के अवयव हैं और दूसरी पंक्ति के संगत सहखंड है। तो A21 F21 A22 F22 A23 F23, तो डेल इक्वल टू A21 कितना आया भैया? A21 है 8 और F21 कितना आया? -25। A22 कितना आया? A22 आया 5 और F22 कितना आया? 15 प्लस A23 कितना है? 2 गुणा F23 -10। तो देखते हैं डेल इक्वल टू 25 अट्टे कितना होता है? 200, 15 पंचे कितना होता है? 75 और 10 दूना 20। तो डेल इक्वल टू माइनस के 220 और प्लस के 75। ओके, तो डेल इक्वल टू माइनस के 220 में से 75 घटा दो, तो 20 तो इधर घट गया और 55 उधर घट जाएगा, तो 55 और 45 यानी कि -145 -145, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। आप मिला सकते हैं अपनी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो सभी की समझ में आ गया? एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ, ये इसी का एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने तीनों बातें यहीं समझा दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे 3 नंबर का है, कम आता है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सारणिक दिया गया हो तो दूसरी पंक्ति के, अब मान लीजिए उसने कह देता तीसरी पंक्ति के, कह देता पहली पंक्ति के, पहले स्तंभ के, दूसरे स्तंभ के, तीसरे, कुछ भी कह ले, काम हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो दूसरी पंक्ति के अवयव लिख लिए, दूसरी पंक्ति के अवयवों को क्या कहते हैं? A21 A22 A23, ये लिख लिए A21 A22 A23। ठीक है, इसके बाद उपसारणिक A21 A22 A23, इसमें चिन्ह नहीं लिया जाता, इसमें चिन्ह को छोड़कर, लेकिन इसमें चिन्ह लिया जाता। तो Fij इक्वल टू माइनस है, ये देखते चलो, ये वाला कहाँ पे आता है? A21 नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह ध्यान रख सकते हो, कल भी मैंने बना दिया था।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जो बच्चा ये ध्यान रखेगा उसका सेकंड और प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इतना कंप्लीट कर लें, फिर मैं अभी दूसरे उदाहरण बताऊंगा आपको। ठीक है, हाँ जी बच्चों, देखेंगे एग्जाम्पल, दृष्टांतीय उदाहरण। ठीक है ना, तो जो हमने बताए थे दृष्टांतीय उदाहरण में मैंने छठवां तो आपको बता ही दिया है। तो सारणिक, ये पहला एग्जाम्पल है, सारणिक 2 4 2 -3, ये 2/2 की सारणिक है। और 2/2 की सारणिक मैंने आपको बताई है, डेल इक्वल टू लिखना चाहे तो लिख लें 2 4 2 -3 ऐसे लिख लो। और ये इसका मल्टीप्लाई माइनस ही है, तो कितना हो जाएगा 2 × -3 -6 और -4 2 जा 8, कितना आ गया माइनस के 40। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ऐसे ही माना डेल इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस के sin थीटा और sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, इसका भी वही रहेगा, ये माइनस ये। ठीक है ना, अग्रग विकर्ण माइनस पश्च विकर्णों के गुणनफल माइनस कर दें, तो cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू cos क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस होगा और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किससे, सर्व सम का, आइडेंटिटी हो गई त्रिकोणमिति की, तो कितनी वैल्यू होती है 1। ठीक है भैया, अब इसने कहा सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कल बताया था सारणिक का प्रसरण सदैव उस पंक्ति या स्तंभ से किया जाता है जहां शून्यों की संख्या अधिकतम हो। तो आप देख रहे होंगे ये शून्यों की संख्या अधिकतम है, तो ये लिख देंगे C3 के अनुदिश, तीसरी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो प्रसरण करेंगे, तो जैसे ही हम प्रसरण करेंगे तो डेल इक्वल टू, तो आप देख रहे होंगे ये वाली आएगी, तो इस पर कौन सा होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये -1। और ध्यान से देखें यदि हम, तो ये और ये चलेगी, तो कितना होगा 5 3 जा 15 और 10 2 जा 20, -0 + 0, तो कितना हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस 5। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। इसके बाद आता है चौथा, तो फिर से चूंकि डेल्टा बराबर K8 2 4 यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, तो डेल इक्वल टू ये हो जाएगा 4K -16 और इक्वल टू दिया गया 4। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इक्वल टू 4, तो 4K इक्वल टू 20, 16 और 4 20, और K इक्वल टू कितना आ गया 20/4, तो K इक्वल टू कितना आ गया 5। तो यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। तो आपने देखा इन सवालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो। अब आपको ये देखना है, जैसे 3/3 में हमने प्रश्न किया तो ये चिन्ह किसका होता है प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, और ये सब प्रेस करें, ये कौन सा होता है 1 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ दबा लिया, तो 5 3 15 और 10 दूना 20, ये -0 + 0। ठीक है, इस तरह से हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आप चाहें तो हम एक्सरसाइज यहीं बता सकते हैं, तो आप देखेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम थोड़ी सी, तो एक्सरसाइज चलेंगे 4.1, बहुत सरल है, अभी अभी आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दूंगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने कहा के किस मान के लिए, के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा, तो मतलब इस तरह से लिख लेंगे, बराबर क्या रख देंगे 0, सेम टू सेम करना, के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा, तो इतना लिख के जो दिया गया सारणिक उसको 0 के अभी 4 के बराबर है, 0 के बराबर, और इसका प्रश्न कर देना। तो पहला तो अपने आप हो गया यदि। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि x y और 2 4 = 0। ठीक है, पिछले वाले सवाल में 0 के बराबर रखना है बस। तो उसने कहा हो तो x अनुपात y ज्ञात करना है, तो वेरी इजी, तो सारणिक का प्रसरण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x, x × 4 4x - 2y = 0, या 4x = 2y, या x/y अनुपात पूछा है 2/4, तो कितना आ गया 1/2, इसलिए x अनुपात y = 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस तरीके से आपने देखा, ये भी आपका अनुपात प्राप्त हो गया। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आपको x y 2 समीकरण बनेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में यदि
सारणिक है 2 3 एक्स वाई, 2 3 एक्स वाई, एक्स वाई नहीं वाई एक्स, ये वाई है और ये एक्स है, बराबर किसके है 4 के, बिल्कुल 4। ठीक है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने पर या प्रश्न करने पर तो कितना 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तथा दूसरा क्या दे रखा है उसने एक्स वाई 4 2, एक्स वाई 4 2, तो बराबर किसके है 7 के, 7 के। तो ये हो जाएगा हल करने पर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, किससे, किसी भी विधि से कर लो, विलोपन विधि से हल करने पर। तो विलोपन विधि सभी जानते हैं लगभग में, ऐसा कोई नहीं होगा जो विलोपन विधि ना जानता हो, है ना। तो ये 2x है, तो क्या करें, समीकरण 1 में से 2 घटा दो तो माइनस ही हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस चिन्ह बदलेगा प्लस, और 4y में से 3y जाएगा तो कितना बचा y, और यहाँ माइनस के 7 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितने बचे माइनस के 3। आप आराम से समीकरणों को रख के आराम से काट के, क्योंकि आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो समीकरण हल करने आने भी चाहिए। तो y का मान आ गया, फ्रॉम फर्स्ट में रख दें, तो 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 4, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू कितना हो गया -5, तो x इक्वल टू माइनस के 5/2 ऐसा आ रहा है। तो देखते हैं, मिलाते हैं, कहीं गड़बड़ी हो रही होगी तो होगी, एक बार फिर से देख लें। 2x में से 2x गया 0, और ये हो गया माइनस के 3y प्लस के 4y हो जाएंगे, प्लस के 4y में से 3y जाएंगे 1, और माइनस के, चलो रख के देखते हैं, तो रख के देखते हैं, सेट कर देते हैं। ये हो गया माइनस के 5/2 और -3 इंटू -3 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2 से -5 प्लस 9, बिल्कुल सही है, 4 बराबर 4। ठीक है ना, तो ये जांच भी हो गई। तो x का मान कितना आया, x का मान आया आपका माइनस के 5/2 और y का मान आया माइनस के 3। फिर से समझ लें, एक इक्वेशन, एक सारणिक हमें ये दिया गया था, हमने हल कर लिया, एक इक्वेशन बनी, दूसरा सारणिक ये दिया गया, इसको हल कर लिया। इन दोनों समीकरणों को आपको विलोपन विधि से हल करना है, x और y के मान आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपके हमने अभी अभी 3 क्वेश्चन करा दिए। चौथा बहुत ईजी है, कल कराया था मैंने, x-1 x-2 x इंटू x-3, x का मान निकालना है, प्रश्न करके ही देखना है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और शेखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल 6 में बताया, और एग्जाम्पल 6 जैसा ही एग्जाम्पल 7 है। ठीक है भाई, सेम टू सेम है। और फिर से वही छठवां क्वेश्चन 2 0 वाला अभी अभी बताया, 2 0 एक ही स्तंभ में, देखो आप पंक्ति में भी हैं स्तंभ में, चाहे तो दूसरी पंक्ति से प्रसरण कर सकते हैं, चाहे तीसरे स्तंभ से प्रसरण कर सकते हैं, दोनों लाजमी है। अब हम आपको 7 बताएंगे, तब उससे पहले ये आप नोट कर लें। हाँ जी बच्चों, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, उसी के हिसाब से अब मैं क्या करूँगा, दूसरी पंक्ति अर्थात दूसरी पंक्ति R2 के अनुदेश, हम C3 के अनुदेश भी कर सकते हैं और R2 के अनुदेश प्रसरण करने पर, तो आप ध्यान से देखेंगे डेल इक्वल टू, ये क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 5, और अगर आप वैसे ही लिखना चाहें तो वैसे ही लिख लें, माइनस के बाद पहली ये वाली 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बचा अपने पास -11 1 3 और 0, बाकी तो सब शून्य होना ही है भैया, लो -0 प्लस 0, सॉरी प्लस 0 -0। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, डेल इक्वल टू -5, ये हो गया 0 और माइनस के 3, तो ये हो जाएगा प्लस के 15, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। अब यहाँ पर करना है टू प्रूव दैट, तो ये 1 नंबर में वैसे पूछा नहीं जाएगा और 3 नंबर में ये आएगा नहीं, है ना, तो इतना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सीखने का काम है अपना, सीखो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ सीधे किसी को कोई संक्रिया का प्रयोग करेंगे नहीं, प्रसरण करने पर सीधे प्रसरण कर दें, प्रसरण करने पर R1 के थ्रू, किसके R1 के, तो पहली पंक्ति हो गई ये और ये 1 माइनस माइनस प्लस c² माइनस a, ये आ गया ये बंद और ये बंद, तो माइनस ए और प्लस बी सी, माइनस ए और प्लस बी सी। ठीक है, और माइनस बी प्लस बी ये और ये हो जाएगा ए सी और प्लस बी, ए सी प्लस बी। तो यहाँ देखते हैं 1 प्लस c² माइनस माइनस प्लस a² माइनस ABC प्लस ABC और प्लस B², तो ABC से ABC कट गया, क्या आ गया 1 प्लस A²
प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.1 में ऐसा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट की है, 1-1 मिनट के क्वेश्चन हैं। तो अब हम आपको एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न और करा रहे हैं जो बढ़िया लग रहे हैं मुझको, वो हम करा देते हैं, ठीक है ना। तो उनको आप 2-3 क्वेश्चनों को और देख लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको लगता है कि बढ़िया प्रश्न है तो बिल्कुल देखें। एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हाँ जी बच्चों, देखें एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने 2 ही प्रश्न लिखे हैं, 2 का मतलब 4 लिखे हैं, 2 आपके लिए 2 अपने लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आप भी और सार्डिक के थोड़े नियम अलग होते हैं। आप ऐसा मत सोचना यहाँ पर सार्डिक ऑफ 2a लिख रहा है और यहाँ 4 सार्डिक ऑफ a लिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सार्डिक की वैल्यू निकालनी होगी। तो सार्डिक ऑफ a 1 4 2 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 - 8, देख लो ध्यान से, 2 - 8 तो कितना हो गया, -6। अब बात करते हैं तो सबसे पहले 2a, तो 2a निकालना पड़ेगा। तो 2a क्या है, 1 2 4 2। आप कभी भी सार्डिक में डायरेक्टली गुणा नहीं कर सकते, लेकिन आप व्यू में सभी में कर सकते हैं। तो ये बात बहुत खास है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब हम निकालेंगे इसका सार्डिक ऑफ 2a। तो जैसे ही हम सार्डिक ऑफ 2a निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है। 32 में से 8 चला जाएगा, कितना बचा, -24। तथा दूसरी ओर देखें RHS, ये LHS थी, ठीक है, ये LHS हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सार्डिक ऑफ a। आपने सार्डिक ऑफ a का मान रखा है तो 4 × -6 कितना आ गया, 24। देख लो LHS बराबर RHS। आ गई समझ में। तो कभी भी ऐसा मत कर देना 2 का गुणा सार्डिक में कर दें, पहले आपको आप व्यू में ही गुणा करना होगा, उसके बाद सार्डिक में बदल के फिर हल करना होगा। ये नए तरकीब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपको हल करना है, ये आपको हल करना है, इसको कंप्लीट आप करेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है, ये हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको देखें। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ लोग क्या करेंगे, आप व्यूओं की तरह तुलना कर देंगे, सर समान तो है, नहीं, सार्डिकों की समानता की बात मैंने की भी नहीं है और ना करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि सार्डिक को हल करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर हल करेंगे फिर निकालेंगे, आप गलती ना कर देना। तो 2 एकम 2 और 5 चौका 20, ये बन गया, हम 2 5 चौके 20। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2x² और 6 चौके 24, ठीक है। तो -18 और 2x² -24, या 2x² ये हो जाएगा -18 और प्लस के 24, ठीक है। तो यहाँ से 2x² या करके लिखते जाएं बराबर, ये कितना हो गया 6, तो x² बराबर कितना हो गया 6/2 3। तो देन x बराबर ±√3। आपका जो एग्जैक्टली आंसर आएगा वो इस तरीके से ±√3 लिखा जाएगा, ठीक है भाई। तो अब आपने समझा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर ±√3 लिखा जाता है। तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी x। अब ये सेल्फ आपको एक ये करना है और एक ये करना है, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फ करना है। इसमें भी आपको इधर का सार्डिक अलग, इधर का सार्डिक अलग हल करके तब x का मान निकालना होगा, ठीक है। तो आज आपने देखा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 सार्डिक का प्रसरण 1 2 3 सभी ऑर्डर के सिखा दिए, सारूष चित्र द्वारा सिखा दिया, और सेकंड के द्वारा कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया, उपसार्डिक भी सिखा दिए, और x का मान कैसे निकालते हैं, k का मान कैसे निकालते हैं, कहाँ सार्डिक में शून्यों की संख्या जब अधिकतम होती है तो हम उसका प्रसरण उसी पंक्ति या स्तंभ से करते हैं, ठीक है। सार्डिक आव्यूह की तरह काम नहीं करता है ना। वो सार्डिक केवल वर्ग आव्यूहों के ही सार्डिक होते हैं। सार्डिक का मान ज्ञात किया जा सकता है जबकि आव्यूह का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये हम इसलिए बता रहे हैं, आपको रोज रोज रिपीट करवा रहे हैं, जिससे कि आपको रिवीजन होता रहे और आपको ये चीजें सब बाकायदा याद होनी चाहिए, लर्निट होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। आव्यूह में बहुत सारी चीजें अलग थी। आव्यूह में ये खास बात होती है कि आव्यूह में ही आप प्रत्येक अवयव में गुणा कर सकते, जबकि सार्डिक में नहीं। अगर आप यहाँ सार्डिक में सीधे कर देते तो आपका सवाल गलत हो जाता। तो इसलिए मैंने पहले 2 का गुणा किसमें किया, प्रत्येक अवयव में, उसके बाद उसका सार्डिक लिया इस बात का। इसीलिए मैंने आपको एनसीईआरटी के ये 2 प्रश्न बताए, बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे ही मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। अगर आप मेरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करते रहेंगे तो मैं अवश्य ही आपके साथ जुड़ा रहूंगा और
आगे भी वीडियो देता रहूँगा। और एक और ख़ास बात है कि हमारे प्यारे बच्चों, वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत समय से देख रहे हैं। मैंने लगभग मैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 आप भी और चैप्टर नंबर 4 शारीरिक शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त 18 जून के लिए मैंने कम से कम जो डेली एग्जाम 2 DD बनाए थे, 7 एग्जाम वो बनाए थे और 2 मॉडल पेपर भी दिए थे। मैंने उस पर भी बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है। सारे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं लकी एजुकेशन पर, आप उनको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और अपने साथियों को जरूर बताएं कि वो मेरी वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि उनको अधिक से अधिक बेनिफिट हो। पूरे राजस्थान में फैला दो, पूरी तरह से फैल जाए, आपकी तरह फैला दो, जिससे कि वो सीख सकें। हाँ बिल्कुल, यदि आप मेरे वीडियो देखेंगे, मेरी गारंटी है आप 100 नंबर के हकदार होंगे। नहीं हो तो जो कहो वो हार जाऊंगा मैं, हारूंगा तो खैर नहीं, जीतूंगा ही, क्योंकि आपके 100 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।